एक युवा माँ और महत्वाकांक्षी इन्फ्लुएंसर को एक दिल दहला देने वाली बीमारी का पता चलता है। उसे अग्न्याशय का कैंसर है और उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। दोस्त व परिवार उसके इलाज के लिए हजारों डॉलर्स इकट्ठा करते हैं, तभी एक और बड़ा झटका लगता है। ये सब एक धोखा था। उसे कभी कैंसर था ही नहीं। उसने अपने करीबी दोस्तों और उनके परिवारों से $20,000 की धोखाधड़ी कबूल की है। ये स्कैंडल है जिसे लॉन ट्राइम प्रस्तुत कर रहा है। मैं सिएरा गिलेस्पी हूँ। अधिकतर लोगों का सोशल मीडिया से प्यार नफरत का रिश्ता है, जिसमें डूम स्क्रोलिंग और बेकार चीजों में उलझना शामिल है। हम सब ने ऐसा किया है, लेकिन ये परिवार और दोस्तों से जुड़े रहने या उन लोगों से फिर से संपर्क करने का शानदार तरीका है जिन्हें हमने सालों से नहीं देखा। और यही सिडनी फिंक के साथ हुआ। मां बनने के बाद वो फिर से अपनी हाई स्कूल की सहपाठी हेली नाइट के संपर्क में आई। उन्होंने अपनी दोस्ती को फिर से मजबूत किया और सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक कि हेली ने ये घोषणा नहीं की कि उसे कैंसर का पता चला है। सिडनी ने दोस्ती निभाते हुए हेली के गो फंड मी पेज पर दान किया और अपने परिवार को भी प्रेरित किया। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या थी। हेली को कभी कैंसर था ही नहीं। वो बिल्कुल भी बीमार नहीं थी। नेवादा के अभियोजकों के अनुसार उसने सिर्फ ये दिखावा किया कि उसे कैंसर है, ताकि वो बेखबर पीड़ितों से हजारों डॉलर चुरा सके और फिर उस पैसे का इस्तेमाल अपने बिल चुकाने और अपनी खर्च करने की आदतों को पूरा करने के लिए कर सके। आज का घोटाला हमें हेंडरसन नेवादा ले जाता है, जो लास वेगस से 15 मिनट दक्षिण है। और वही रहती हैं 33 वर्षीय हेली नाइट, जो एक पत्नी और मां है और आखिरकार एक नकली कैंसर मरीज भी। हेली ने चौंकाने वाली कहानी गढ़ने से पहले अपनी चाल अलग तरह से शुरू की थी। एपिसोड की शुरुआत में मैंने उसकी बचपन की दोस्त सिडनी फिंक का जिक्र किया था। सिडनी इस मामले में बड़ी भूमिका निभाती है, क्योंकि उन्हीं की वजह से पुलिस जांच शुरू हुई। आखिरकार हेली पर मुकदमा चला और अंत में उसने अपना गुनाह कबूल किया। हेली और सिडनी की दोस्ती कई साल पहले हेंडरसन नेवादा के फूडल्स हाई स्कूल में पढ़ाई के दौरान हुई थी। और जैसे बहुत सारे दोस्त हाई स्कूल के बाद अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं, वैसे ही वे भी अलग हो गईं। लेकिन सोशल मीडिया ने उन्हें फिर से जोड़ दिया, जब दोनों कुछ साल पहले मां बनने के बाद फिर से करीब आईं। लास वेगस रिव्यू जर्नल के मुताबिक सिडनी ने बताया कि हाई स्कूल के बाद उसने हेली की कुछ पोस्ट देखी और देखा कि हेली इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश कर रही थी। तो जब वो बातें करने लगी तो सिडनी ने इन सब के बारे में पूछा। हेली ने उसे बताया कि वो वास्तव में एक इन्फ्लुएंसर है और फोर सीजन्स होटल चेन में एक उच्च पद पर काम करती है। अभियोजकों के अनुसार यही से ये धोखाधड़ी शुरू हुई थी। खबरों के अनुसार हेली ने सिडनी से कहा कि वो उसे मजेदार यात्राओं और अलग अलग फोर सीजन्स रिजॉर्ट्स में ठहरने की बढ़िया जगहों पर छूट दिला सकती है। उसने सिडनी को फोर सीजन्स के लेटर हेड पर डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट भेजा, लेकिन सिडनी या उसके परिवार को यात्रा नहीं मिली। अभियोजकों का कहना है कि हेली ने सिडनी और उसके परिवार को ये यकीन दिलाने के लिए बहुत कोशिशें की कि वो सच में फोर सीजन्स कंपनी का हिस्सा है, और उसने कर्मचारी बनने का नाटक करने के लिए कई अलग अलग फोन नंबरों का इस्तेमाल किया। हेंडरसन पुलिस विभाग के हलफनामे के अनुसार सिडनी ने बताया कि 1 साल से ज्यादा समय तक उन्हें और उनके परिवार को पता नहीं था कि हेली उन्हें धोखा दे रही थी। सिडनी ने बताया कि हर बार जब यात्रा की तारीखें तय होती थी तो कोई ना कोई बहाना बना दिया जाता था कि यात्रा क्यों रद्द हो गई या क्यों नहीं हो पाए। लेकिन हेली की धोखाधड़ी तब एक नए स्तर पर पहुंच गई जब उसने बताया कि उसे कैंसर का पता चला है। स्पष्ट रूप से कहे तो अभियोजकों का कहना है कि हेली को कभी भी वास्तव में कैंसर का पता नहीं चला था, लेकिन सिडनी को उसने ये नहीं बताया था। वैसे उसने सिडनी और सिडनी के पूरे परिवार को बताया कि हेली को हाल ही में अग्न्याशय का कैंसर हुआ है, लेकिन धोखाधड़ी यही नहीं रुकी। हेली ने इस कथित कैंसर इलाज के लिए पैसे जुटाने के लिए एक गोफंडमी पेज बनाया। यही से उसने सिडनी, उसके परिवार और पूरी तरह अजनबियों से भी पैसे लिए। हेली ने बताया कि उसने कुल $20,192 और 16 सेंट घर ले गई। उसने ये पैसे अपने बिल चुकाने और सिर्फ निजी खर्चों के लिए इस्तेमाल किए। सच में सिर्फ मौज मस्ती के लिए। सिडनी की मां ने लास वेगस रिव्यू जर्नल को बताया, मुझे पूरा यकीन है कि उसने कैंसर का नाटक किया ताकि हमारा ध्यान उससे और फोर सीजन्स रिफंड्स की साजिश से हट जाए। सिडनी ने कहा, यह काम कर गया क्योंकि हम उस पर विश्वास कर चुके थे और उसके लिए दुखी थे। सिडनी की बहन कोरी पिंक ने भी लास वेगस रिव्यू जर्नल से बात की। उसने बताया कि हेली के लिए $250 दान किए और उसके करीब रहने के लिए अपनी जिंदगी बदल दी, क्योंकि हेली ने उसे कोरी को इन्फ्लुएंसर बनाने में मदद का भरोसा दिया था। कोरी ने कहा, मुझे लगता है मैंने अपनी जिंदगी का बहुत कुछ खो दिया।
मुझे अपनी पूरी जिंदगी यूटा में छोड़नी पड़ी। वे दोस्त जिनसे मैं अब पहले की तरह नहीं मिल सकती, अपनी नौकरी, अपना अपार्टमेंट और ऐसी बहुत सी चीजें छोड़नी पड़ी। ये सब वैसे जून 2023 से अप्रैल 2024 के बीच हुआ। लेकिन हैंडरसन पुलिस की हेली के खिलाफ जांच तो जनवरी 2026 में ही शुरू हुई, जब सिडनी ने आगे आकर ये सारे आरोप लगाए। उसने जो कुछ भी हुआ सब कुछ समझाया और सबूत भी दिए, स्क्रीनशॉट्स दिखाए जिनमें हेली ने सब कुछ कबूल किया था। लास वेगस रिव्यू जर्नल के मुताबिक हेली ने सिडनी को मैसेज किया, उद्धरण, मैंने जाहिर तौर पर 4 सीजन्स के पैसे ले लिए थे, लेकिन मैं तुम्हें पूरे दिल से वादा करती हूँ कि तुम्हारे साथ रहते हुए मैंने तुम्हारी कोई भी चीज नहीं ली। हेली ने माना कि उसे कभी पैनक्रियाटिक कैंसर नहीं था। उसने मैसेज किया, सर्वाइकल वाली दिक्कत असली थी, पर पैनक्रियास में कुछ नहीं था। हेली के खिलाफ जांच शुरू होने के तुरंत बाद उस पर $5,000 से $25,000 के बीच की गंभीर श्रेणी की चोरी का आरोप लगाया गया था। उसने पिछले महीने ही इस आरोप को स्वीकार कर लिया था। प्ली डील के तहत हेली ने लगभग $1,000 की पुनर्भरण राशि चुकाने के लिए सहमति दी। अगर वो ये राशि सफलतापूर्वक चुका देती है और प्रोबेशन पूरी कर लेती है, तो वो अपना दोषी स्वीकार करने का बयान वापस ले सकती है और फेलनी चोरी की जगह कम गंभीर श्रेणी की चोरी का दोष स्वीकार कर सकती है और उसे पहले से काटी गई सजा का श्रेय मिलेगा। ठीक है, मुझे इन सब चीजों के बारे में कुछ सवाल पूछने हैं। प्ली डील, संभावित सजा और यहाँ तक कि नैतिकता के बारे में भी। कैंसर की झूठी बीमारी का बहाना बनाने की नैतिकता पर चर्चा करते हैं। मेरी पसंदीदा मेहमान, मुकदमे की वकील एलेक्सिस रोसेनबर्ग हमारे साथ हैं। एलेक्सिस, स्वागत है और स्कैंडल में आने के लिए धन्यवाद। और चलिए यही से शुरू करते हैं, आरोपों से। संगीन चोरी का आरोप। क्या आपको लगता है कि यहाँ लगाए गए आरोपों के लिए ये उचित और सही आरोप है? बिल्कुल, ये भयानक है। वो सबको बता रही है कि उसे कैंसर है, जबकि सच में नहीं है। असल में एक बहुत ही भयानक तरह का कैंसर जिसकी जीवित बचने की दर बहुत कम है, और वो लोगों से अपनी हालत पर तरस खाने के लिए और उनकी मेहनत की कमाई अपने लिए लेने के लिए ऐसा कर रही है। हे भगवान, मैं सच में बहुत हैरान हूँ। मुझे लगता है कि हर एक इंसान, हर एक दर्शक जो भी इसमें शामिल है, हर कोई किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को जानता है जिसे कैंसर ने प्रभावित किया है, चाहे वो खुद सर्वाइवर हो या नहीं। हर कोई जानता है, क्योंकि ये सच में सभी को प्रभावित करता है। जब मैं ये कहानी पढ़ रही थी, मेरे पापा कुछ साल पहले कैंसर से गुजर गए थे। मैं सोच रही थी, कोई इतनी हिम्मत कैसे करता है कि सहानुभूति चाहता है और बिना बीमारी के लोगों की मेहनत की कमाई चुरा लेता है। क्या आपको लगता है कि इसमें और भी आरोप जैसे धोखाधड़ी लग सकते हैं? मुझे लगता है राज्य ने तय किया है कि अब कोई अतिरिक्त आरोप नहीं लगेंगे, लेकिन ये सब बहुत घिनौना है। जैसा आपने कहा, जो लोग सच में इससे गुजर रहे हैं और तकलीफ झेल रहे हैं, सिर्फ वही व्यक्ति नहीं जो कैंसर से पीड़ित है, बल्कि उनका परिवार भी, जिसे ये सब झेलना पड़ रहा है। और जब किसी परिवार में कोई मेडिकल समस्या आती है, जैसे कि कैंसर का इलाज करवाना, तो ये आर्थिक रूप से भी बहुत भारी पड़ता है। मेरा मतलब है, ये बात लोगों को सच में झकझोरती है और बहुत परेशान कर देती है। लेकिन उससे भी ज्यादा आप जानते हैं, जो टिप्पणियां की गई वो ये थी कि वो कह रही थी कि ये पैसे के बारे में नहीं है, उसे ध्यान चाहिए था। मेरा मतलब है, मुझे उम्मीद है कि अदालत ने सजा के साथ किसी तरह की मानसिक स्वास्थ्य जांच या कोई जरूरी शर्त लगाई होगी, क्योंकि सच में ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं, शायद। ये मेरा भी एक सवाल होने वाला था, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम आजकल के माहौल की बात करते हैं, जब हम जिप्सी और उसकी माँ के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो एक शब्द है जिसके बारे में हर कोई बात करता है, और वो है मंचहाउजन बाय प्रॉक्सी। उस मामले में माँ ने बेटी को ऐसा महसूस कराया कि ठीक है, मुझे कैंसर है। यही उसका बाय प्रॉक्सी हिस्सा है। क्या डिफेंस अटॉर्नी होने पर आप उसकी मानसिकता देखकर कह सकते हैं कि उसे सच में लगा हो कि उसे कैंसर है? क्या ये एक रास्ता था जिसे शुरू में डिफेंस ने अपनाया हो सकता था? मुझे नहीं लगता ऐसा है, लेकिन वे मानसिक स्वास्थ्य वाले पहलू पर जरूर जाते। शायद उन्होंने लोगों की भावनाएं जगाने के लिए कहा कि वो इन्हें पैसे के लिए धोखा नहीं दे रही थी। हमारे पास एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या है जिसे यहाँ संबोधित करना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि उसे पैसे की जरूरत नहीं थी, और असल में ये पैसे का मामला नहीं था, बल्कि सच में वो ध्यान चाहती थी। लेकिन साथ ही कुछ पीड़ितों की तरफ से ये भी टिप्पणियां आई थीं कि वो एक सोशियोपैथ है। मुझे लगता है यही शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था, और वो ऐसा करना जारी रखेगी। और यही बात है जिससे मैं इस सजा को लेकर थोड़ी चिंतित हूँ। ये सच में उतनी कड़ी नहीं लगती। क्या उसने पहले भी ऐसा किया है और पकड़ी नहीं गई?
क्या सच में इसी वजह से उसे सजा दी जा रही है? क्या इससे वो रुक जाएगी? मेरी राय में मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। और ये सजा भी पर्याप्त नहीं थी। उसने इन पीड़ितों के साथ जो किया वो सच में बहुत ही घिनौना है। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये बात कही, क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे 3 बार जांचना पड़ा कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, और मैं सोच रही थी रुको जरा, वो किन आरोपों में दोषी कबूल कर रही है और उसकी संभावित सजा क्या है। मेरे हिसाब से ये सही नहीं लगता कि उसने जो किया और जिसे उसने स्वीकार भी किया उसके लिए ये सजा है। तो चलिए अब यहाँ की प्ली डील के बारे में बात करते हैं। मुझे लगता है जितने भी स्रोत मैंने पढ़े हैं उनके अनुसार अगर वो लगभग $20,000 की भरपाई कर देती है, सब कुछ वापस चुका देती है और बाकी सब भी कर देती है, वो अपनी फेलनी की दोषी प्ली वापस लेकर इसे मिडीमीनर के रूप में मान सकती है, जिससे फेलनी की जगह अब ये मिडीमीनर केस बन जाएगा। क्या आप मुझे समझा सकती हैं? तो क्या ये असामान्य है? जैसे कि पहली बार के लिए आप जानती हैं, यानी ये उसका पहला मामला है, मेरा ख्याल है। मुझे नहीं लगता कि उनके पास इस तरह की कोई पिछली रिकॉर्ड है, क्योंकि आप नहीं चाहेंगी कि अगर किसी से गलती हो या वे बुरे दौर में हो तो उनके रिकॉर्ड पर फेलिनी दर्ज हो जाए, क्योंकि ये सच में आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है, नौकरियों और कई दूसरी चीजों के साथ। तो कई बार अदालत, अगर उन्हें लगता है कि वो व्यक्ति इस स्थिति से कुछ सीखेगा और दोबारा ऐसा नहीं करेगा, तो वे शायद उसे ये मौका दे सकते हैं। और फिर मुझे लगता है कि कुछ तरह की परिवीक्षा भी होगी, उसके साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी होती हैं। तो इसका मतलब है कि अगर वो उस दौरान कोई गलती करती है तो फिर वो मौका खत्म हो जाएगा। लेकिन इस मामले में क्योंकि ये बहुत गंभीर है, अगर मैं जज होती तो मैं इसके लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि वो बार बार अलग अलग अकाउंट बना रही थी। ये सिर्फ एक अकाउंट में ही था, ये एक बार की बात नहीं थी। वो अपने दोस्तों को निशाना बना रही थी। मुझे लगता है उनमें से एक उसकी करीबी दोस्त थी जो कैंसर से लड़ रही थी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह से धोखा देने की नीयत से की गई हरकत है, वजह चाहे जो भी रही हो। अगर वजह पैसों की नहीं थी तो वो सिर्फ अपनी खुद की खुशी के लिए था। ऐसी वजह मुझे सही नहीं लगती। मुझे लगता है कि उसे और सख्त सजा मिलनी चाहिए थी, और अगर मैं जज होती तो मैं और सख्त सजा देती। लेकिन मैं जज नहीं हूं, तो जज जो चाहें वो कर सकते हैं। तो उसने दोष स्वीकार कर लिया। उसकी आगामी सजा सुनवाई जून में है, जिसमें उसे 5 साल तक की सजा हो सकती है। आपने कहा यह सजा सख्त नहीं है। आपने क्या विचार हैं? आपको क्या लगता है ऐसी स्थिति में किस तरह की सजा या नियम उपयुक्त होंगे? आपने अच्छा सवाल पूछा। उसे 5 साल की सजा मिल सकती है। अब अदालत को, ज्यादातर अदालतों में, और हर क्षेत्र का कानून थोड़ा अलग होता है, लेकिन ज्यादातर समय अदालत को सुझाए गए समझौते का पालन करना जरूरी नहीं होता। वे ये कह सकते हैं कि वे उस सुझाव से बाहर जाकर उसे 5 साल की सजा सुना सकते हैं। हालांकि आमतौर पर वे उनके सामने रखे गए सुझाए गए समझौते का पालन करते हैं। आप सही हैं, उसे 5 साल की सजा मिल सकती है। क्या मुझे लगता है कि उसे 5 साल की सजा मिलनी चाहिए? मुझे जरूरी नहीं लगता कि उसे 5 साल की जरूरत है, लेकिन जो समझौता अभी है, मुझे लगता है कि वो तो बस हल्की सी सजा है। मुझे लगता है कि इसमें मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े नियम शामिल करने चाहिए, ये पता लगाने के लिए कि उसे क्यों लगता है कि उसे इस तरह की मान्यता चाहिए, और उसे बेहतर तनाव मुक्ति के तरीके सिखाने के लिए, ताकि वो ये सब किसी और तरीके से हासिल कर सके। मुझे लगता है सिर्फ ये कहना कि ठीक है, आगे मुसीबत से दूर रहो, ये पैसे लौटा दो और हम इसे भूल जाएंगे, शायद ठीक नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि पीड़ितों की बातों से वो आगे ऐसा करना रोकेगी। मुझे लगता है यही सबसे अहम है ना? हम नहीं चाहते वो फिर से ऐसा करे। कई लोग पहले ही $20,000 तक गवा चुके हैं। लोगों ने अपनी कमाई उसे दान कर दी थी। अगर उसे मामूली सजा मिलती है तो वो दोबारा ऐसा करने से क्यों रुकेगा, खासकर जब आरोप को फेलनी से घटाकर मिसडिमिनर कर दिया जाए। मुझे लगता है मुझे यह स्पष्ट करना चाहिए, हमने क्षतिपूर्ति पर थोड़ी चर्चा की थी, लेकिन उसे वे लगभग $20,000 लौटाने होंगे जो उसने लिए थे। आप जानती हैं, उसे उन सभी लोगों को वे पैसे लौटाने होंगे जिन्होंने गोफंडमी पर उसे दान दिया था। मेरे लिए $1,000 भी बहुत बड़ी रकम है। ये काफी पैसे हैं। तो किसी के लिए बस अपने बैंक खाते से इतनी बड़ी रकम निकालकर तुरंत चुका देना, मुझे नहीं लगता कि हर किसी के पास इतनी रकम बैंक में होती है। इसमें समय लग सकता है, और उसके लिए सच में ये सब पैसे वापस कर पाना कितना मुमकिन है? क्या इसके लिए कोई समय सीमा तय की गई है? आमतौर पर वे लोग यही करेंगे कि वे उसकी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करेंगे और फिर उसके लिए एक भुगतान योजना बना सकते हैं।
ये तब तक रहता है जब तक पूरा चुका नहीं दिया जाता, इसलिए आमतौर पर भुगतान योजना होती है। लेकिन आप जानती हैं एक और चीज जिसके बारे में हमने वास्तव में गहराई से बात नहीं की है, वो है पूरा गोफंडमी। क्योंकि याद रखिए, गोफंडमी कुछ प्रतिशत हिस्सा लेता है और ये कुछ हद तक इस बात में आ जाता है कि आप जानती है क्या कोई जिम्मेदारी बनती है आपराधिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि दीवानी पक्ष से गोफंडमी पे, और उनके पास बहुत सारे डिस्क्लेमर्स हैं। लेकिन ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि फर्जी अकाउंट सक्रिय ना हो या इनकी वेरिफिकेशन हो, क्योंकि उसने कई अकाउंट्स खोले थे, ये सिर्फ एक अकाउंट से जुड़ा हुआ नहीं था। और ये दिलचस्प होने वाला है क्योंकि हम देख रहे हैं कि मेटा के खिलाफ और भी मामले सामने आ रहे हैं और उनकी जिम्मेदारी क्या है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। हाँ, गोफंडमी ने अपना हिस्सा लिया, मुझे नहीं लगता वो लौटाना पड़ेगा। हाँ, ये दिलचस्प है कि आपने बताया क्योंकि उसे करीब $20,000 मिले थे, शायद 20,192 या कुछ ऐसा। एपिसोड में सही रकम है, लेकिन उसे सिर्फ 19,000 कुछ वापस करने हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि गोफंडमी को इससे जो भी पैसा मिला वो उन्होंने रखा और उन्होंने अपना बयान भी दिया था कि हम इसका प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ लोगों की मदद करने के लिए हैं, वगैरह वगैरह। आपने सिविल मामलों में अच्छा मुद्दा उठाया क्योंकि हमारे प्रतिवादी हेली नाइट हैं। उसने अपनी करीबी दोस्त, उसके परिवार और कुछ अजनबियों को भी निशाना बनाया। लेकिन सच कहूं तो मुझे ये और भी बुरा लगता है कि अगर वो अपनी दोस्त को निशाना बना रही है और अपनी दोस्त और उसकी फैमिली से पैंक्रियाटिक कैंसर के बारे में झूठ बोल रही है, मेरे लिए तो ये बहुत बहुत ही अजीब है। लेकिन क्या आपको लगता है कि उसकी दोस्त के पास कोई सिविल तरीका हो सकता है जिससे वो उस पर केस कर सके? हाँ, मेरा मतलब है उसकी दोस्त पलटकर उस पर धोखाधड़ी का केस कर सकती है जो उसने किया है। अब याद रखिए, आप एक ही नुकसान के लिए 2 बार वसूली नहीं कर सकते। अगर दोस्त को क्षतिपूर्ति से पूरा मुआवजा मिल जाए तो वो सिर्फ अंतर ही मांग सकती है। जैसे आपने कहा, वो अपनी दोस्त को पैसे वापस न करे या सिविल तरीके से पैसे ले सकती है और क्षतिपूर्ति ना मांगे। ये एक विकल्प है। क्या संभावना है कि दोस्त ऐसा करेगी? शायद नहीं, खासकर जब क्षतिपूर्ति का आदेश है। लेकिन ये एक संभावना है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, असली सवाल जो दिलचस्प होने वाला है वो ये है कि उस गोफंडमी के तहत क्या जिम्मेदारी बनती है। दूसरे क्षेत्रों में सिर्फ वेबसाइट बनाकर और डिस्क्लेमर डालकर ये नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ एक प्लेटफॉर्म हूँ। तो सवाल ये है कि उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसा होने से रोके। ये पहली बार नहीं है जब मैंने ऐसा देखा है। मेरा शो है स्कैंडल आफ्टर ऑल। मैंने और लोगों को भी झूठे डायग्नोसिस का सामना करते देखा है, लोगों को दूसरों को धोखा देते देखा है। जैसे कोई कहता है कि वो प्रेग्नेंट है लेकिन असल में वो प्रेग्नेंट नहीं होती। मैं नहीं कहूंगी कि ये आम है, लेकिन ऐसा पहले भी हुआ है और होता रहता है। तो मैं सोचती हूँ कि क्या ये मेटा या गोफंडमी जैसे प्लेटफॉर्मों के लिए बस शुरुआत है, यानी ऐसे स्कैमरों के मामले में आगे क्या आने वाला है। मैं उसकी दोस्त और उस सदमे के बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि अगर मेरी दोस्त आकर कहे कि उसे कैंसर है तो मैं कहूंगी मैं जितना कर सकूंगी उतनी तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हें आर्थिक रूप से भी सपोर्ट करने की कोशिश करूंगी अगर कर सकूं, लेकिन एक दोस्त के तौर पर मानसिक रूप से भी तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी अपॉइंटमेंट्स पर भी जाऊंगी। मैं यहाँ तुम्हारी बात सुनने के लिए रहूंगी, जानती हो। अगर तुम्हें अपना मन हल्का करना है या जो भी हो, मैं तुम्हारे लिए हूँ। तो जो ट्रस्ट इश्यूज उसकी दोस्त को हैं, मैं सोच रही हूँ क्या वो उसे सिविल साइड पर जाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, या शायद वो पीछे हटना चाहती हूँ। और शायद मैं थोड़ा भटक रही हूँ। चलो प्लीज के बारे में थोड़ा और बात करते हैं, ठीक है? तो प्ली डील। तुम्हें क्यों लगता है कि उसने आखिरकार वो स्वीकार कर ली? मुझे अंदाजा है तुम क्या कहोगी, पर तुम्हें क्यों लगता है उसने ट्रायल के बजाय प्ली डील ली? वो तो एक बहुत ही बढ़िया डील है ना सियरा। मेरा मतलब है, सोचो अगर तुम उसकी जगह होती तो क्या तुम उसे ठुकरा देती? मुझे नहीं लगता इससे बेहतर कुछ मिल सकता था। मेरा मतलब है, अगर उसके पास वकील था तो ये वाकई शानदार वकालत है। मैं मान रही हूँ कि उसके पास वकील था। मेरा मतलब है वो बहुत बढ़िया था। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। सबूत भी मजबूत हैं जो साबित करते हैं कि उसने वही किया है जैसा आरोप है। तो मुझे नहीं लगता कि उसके पास कोई खास बचाव था। तो भला कौन ऐसा समझौता कौन ठुकराएगा? मैं हैरान थी कि अभियोजक तुरंत प्ली डील के लिए तैयार थे। ठीक है, यही करते हैं, क्योंकि कोर्ट के दस्तावेजों और जो कुछ भी मैंने देखा है उसके अनुसार उसके पास ऐसे टेक्स्ट मैसेजेस हैं जहां वो अपनी दोस्त को सब कुछ कबूल करती है और कहती है नहीं, मुझे कभी कैंसर नहीं था।
और वो मानो लगभग सब कुछ कबूल ही कर रही है। तो हमारे पास ये है, अगर हम जाकर उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स देख लें तो पता चलेगा, ओह तुम्हें कैंसर डायग्नोज नहीं हुआ था, ओह तुमने 4 सीजन्स में काम नहीं किया था। अगर हमारे पास कागजात है तो सब साफ है। उसकी डिफेंस के लिए स्वीट हार्ट डील पर मैं आपसे सहमत हूँ, पर न्याय हुआ है या नहीं मुझे नहीं पता। तो मेरा ख्याल है कि ये आखिरी सवाल है जो मैं आपसे पूछने जा रही हूँ। हमने इस बारे में बात की थी कि क्या वो फिर से अपराध करेगी, आगे क्या होगा सजा सुनाए जाने के बाद, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम यहाँ न्याय के बारे में बात करने के लिए हैं। क्या आपको लगता है इसमें न्याय हुआ? तो मुझे ये सवाल हमेशा नापसंद है, क्योंकि मुझे लगता है कि आखिरकार न्याय हुआ या नहीं, ये सच में एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब खुद पीड़ित व्यक्ति को देना चाहिए। मुझे लगता है कि असल में ये इस बात पर निर्भर करता है कि क्या उस पीड़ित को लगता है कि न्याय हुआ है। मैं व्यक्तिगत रूप से मानती हूँ कि इसमें काफी संभावना है कि किसी न किसी रूप में, शायद गोफंडमी के जरिए नहीं, लेकिन वो आगे भी ऐसा करती रहेगी जब तक कि उसे काउंसलिंग नहीं मिलती। लेकिन मैं नहीं जानती आप समझ रही हैं न्याय हुआ या नहीं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ पीड़ित ही दे सकते हैं। मेरी संवेदनाएं पीड़ितों के साथ हैं जिन्हें आगे भरोसे में दिक्कत हो सकती है। मुझे भी ऐसा होता। मैं उम्मीद करती हूँ कि वह फिर से अपराध न करे, कि हमारी प्रतिवादी यहाँ किसी तरह का मानसिक स्वास्थ्य उपचार ले, ताकि वो समझ सके कि उसने जो किया वो क्यों किया। उसने अपना अपराध कबूल कर लिया है, तो उसने मान लिया है कि उसने ही किया है। ये उन पागलपन भरे मामलों में से एक है। ये एक घोटाला है, बस यूं कह ले, एक सनसनीखेज मामला है। अलेक्सिस रोसेनबर्ग, आज हमारे साथ जुड़ने और हमें इसके बारे में बताने के लिए धन्यवाद। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद, हमेशा की तरह बहुत मजा आया। हेली को 24 जून को सजा मिलेगी। एपिसोड खत्म होने से पहले मैं गोफंडमी का बयान शामिल करना चाहती हूँ जो उन्होंने पीपल मैगजीन को दिया था। इसमें लिखा है, उद्धरण, गोफंडमी दूसरों की उदारता का फायदा उठाने वाले बुरे इरादे वाले लोगों के लिए बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। आयोजक का खाता अब हमारे प्लेटफॉर्म पर किसी भी फंड रेजर के लिए प्रतिबंधित है। हमारी प्राथमिकता मदद देने और पाने के लिए एक सुरक्षित और भरोसेमंद जगह बने रहना है, और हम उन लोगों के खिलाफ कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जांच में सहयोग करते हैं जिन पर गलत काम करने का आरोप है। यही स्कैंडल के आज के एपिसोड का अंत होता है। अगर आपको ये पसंद आया और आप और देखना या मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर सिएरा गिलेस्पी के नाम से ढूंढ सकते हैं। आज के स्कैंडल एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। हमेशा की तरह मैं आपकी होस्ट सिएरा गिलेस्पी हूँ और अगली बार फिर मिलूंगी।